मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा अपने चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। नागमती वियोग खंड को लेकर के। नागमती वियोग खंड जो पद्मावत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। आप लगातार पढ़ रहे हैं नागमती वियोग खंड। आपने 15वां खंड पढ़ा होगा, 15वें पद को। अब 16वें पद को आज आप देखेंगे, जिसमें एक प्रकार से जो ये 12 मासा शैली है उसका समापन हो रहा है। और ये अंतिम मास, चूँकि आपने देखा था कि आषाढ़ के महीने से नागमती वियोग खंड की शुरुआत होती है और फिर आषाढ़ पर ही आकर के इसका समापन हो रहा है। 2-3 पद और भी हैं जो वियोग के और भी दशाओं का उल्लेख है उसमें। हम बात करेंगे आज इस पद पर, पद संख्या 16 पर, जिसमें कवि ने लिखा है कि तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी। यहाँ नागमती अपने वियोग दशा का उल्लेख करती है। वो बताती है कि हे प्रियतम, अब जेठ और आषाढ़ की जो तपन है वो असह्य हो रही है, उसके सहना सहज नहीं हो रहा है। कि तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी, जेठ और आषाढ़ का महीना जिसमें बहुत अधिक धूप और बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। नायिका कहती है कि वो अब ताप चरम तक है। मोहि पियु बिनु, मोहि पियु बिनु छाजन भई गाढ़ी। मेरे प्रियतम के बिना जो छाजन है, छाजन का अर्थ होता है छप्पर, जो छप्पर है वो छप्पर जो है वो अब इस धूप से मेरी रक्षा करने के काबिल नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि नागमती वियोग खंड अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए भी विशिष्ट है कि रानी का जो रानित्व है वो यहाँ हावी नहीं हुआ है। बहुत ही सामान्य स्त्री के तौर पर वो वियोग को महसूस कर रही है। और यहाँ भी ये चीज़ साफ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ वो कहती है कि मोहि पियु बिनु छाजन भय गाढ़ी। प्रियतम के बिना जो छाजन है, जो छप्पर है, वो गाढ़ा हो चुका है, अर्थात वो अब धूप से हमारी रक्षा करने में असमर्थ हो रहा है। प्रियतम होते, पति होते, रत्नसेन होते तो ये काम बड़ा सहज होता, लेकिन उसके बिना ये कैसे हो सकेगा। आगे कहती है नायिका कि तन तीन उर्भा झरो खड़ी। ये शरीर जो है वो सूखे हुए घास का ढेर हो गया। तिनउर मतलब तिनका। ये सूखे हुए तिनके के ढेर के समान हो चुका है, जहाँ सारे रक्त प्रवाहित हो चुके हैं, बह चुके हैं, मांस गल गया है, हड्डियाँ पोली हो गई है और खोखली हो गई है। और इस प्रकार से नायिका अपनी तुलना कर रही है तिनकों से, तिनकों के ढेर से, घास के, सूखे हुए घास के ढेर से। वो कह रही है कि तन तीन उर भा झरों खरी। ये खरी खरी, ये जलने वाली है। और इसी प्रकार से इस भीषण गर्मी ने उसे इसी रूप में तैयार कर दिया है। नायिका इस रूप में है कि वो अब जल रही है इस तीक्ष्ण गर्मी में। भई बरखा दुख आगरी जरी। बारिश तो हो रही है पर नायिका पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या दुख की आग में, वेदना की आग में, प्रियतम के अभाव में अब भी जल ही रही है। इस बारिश का कोई भी प्रभाव नायिका पर नहीं पड़ा है। इस भीषण गर्मी और वियोग की अग्नि दोनों मिलाकर के इसे जलाकर भस्म कर ही देना चाह रहा है। और नायिका इसे झेलने को हिशक्त हो रही है। बंध नाही और कंध न कोई। क्या सुंदर वर्णन है कि बंध नाही, कि कोई बंधु नहीं है, कोई सखा नहीं है, कि कोई कंधा दे। मर जाए नागमती तो कोई कंधा देने वाला तक नहीं है। बंध नाही और कंध न कोई, कोई कंधा देने वाला नहीं है, कोई अपना कहने वाला नहीं है। और कैसे नायिका इस दशा में अकेलेपन को झेल रही है, महसूस कर रही है कि बात न आव कहूँ का रोई। सब कुछ तो कह ही चुकी है, अब कुछ फुरा ही नहीं रहा है, अब कुछ समझ में ही बात नहीं आ रही है कि क्या कहे। अब जितनी भी बातें थी, हर बात को वो कह चुकी है अपने प्रियतम के आगमन के लिए, उसे बुलाने के लिए, अपने वियोग दशा को जिस तरह से वो नायिका बता रही है, तो कुछ शेष बच ही नहीं गया है। वो सब कुछ कह चुकी है। और ये 12वां महीना है, अंतिम महीना है, जिसमें नायिका अपनी दशा का उल्लेख कर रही है। इसीलिए यहाँ है कि बात न आव कहो का रोई। रो रो करके अब क्या कहें, अब तो कोई बात ही नहीं बची है। कि साठ नाही जग बात को पूछा। साठ नाही, है साठ का अर्थ होता है संपत्ति। नायिका के पास जो संपत्ति है वो यौवनत्व की संपत्ति है, जवानी है, सौंदर्य है। अब वह भी नहीं बचा हुआ है। अब इसी से देख करके
ये आदर देते, ये सम्मान देते, वो भी नहीं बचा है। विद्यापति ने भी लिखा है ना, जब राधा कहती है, कृष्ण जब छोड़कर चले जाते हैं तो राधा कहती है ना कि ये यौवन रतन अछल दिनचारी, से देखिए आदर कैल मुरारी। ये जो साँठ है नायिका की संपत्ति, उसका यौवनत्व, उसकी जवानी, उसका सौंदर्य है, अब वह भी वियोग के कारण तो शेष रह ही नहीं गया है। तो नायिका यहाँ महसूस कर रही है कि साँठ नाही जग बात को पूछा, अब तो कुछ भी नहीं है सौंदर्य के नाम पर, तो इसे कौन पूछेगा, कौन इसे स्वीकार करेगा, कौन इसका सम्मान करेगा। आगे और भी सुंदर वर्णन है कि बिनु जू फिरे मूझ तन छूछा, जिस प्रकार से मूझ में भीतर की सामग्री को निकाल लिया जाता है और वो छूछा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से नायिका प्राणहीन, सौंदर्यहीन, आभाहीन, आकर्षणहीन दिखाई पड़ रही है। तो क्या सुंदर वर्णन है कि मूझ के समान नायिका छूछी है और इस तरह से कोई सम्मान देने वाला उसे नहीं है, क्योंकि उसके पास अवशेष बच ही क्या गया है। आगे कहती है कि भई दुहेली टेक बिहूनी, दुहेली का अर्थ होता है छप्पर। ये ऐसी छप्पर है, नायिका छप्पर से अपनी तुलना करती है जो टेक बिहूनी है। टेक का अर्थ होता है सहारा, खंभा, पिलर वगैरह। यहाँ टेक बिहूनी है नायिका, कोई सहारा नहीं है। एक ऐसी छप्पर के रूप में नायिका अपनी तुलना करती है जो टेक बिहूनी है, जो गिरने ही वाली है, जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि भई दुहेली टेक बिहूनी, थाम नहीं, थाम का मतलब स्तंभ या खंभा, थाम नहीं उठी सके न थूनी। ना तो इसमें पिलर है, न तो खंभा है, न थूनी है। थूनी का अर्थ होता है सोंगर, जो लगाया जाता है जब घर गिरने लगते हैं फूस के, तो उसमें सोंगर लगाया जाता है बांस के, जिससे वो किसी तरह से बच पाता है। वो कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये थाम भी नहीं है। थाम तो मूल रूप से रत्नसेन थे, वे नहीं है, और थूनी भी नहीं है, अर्थात कोई सहायक, कोई सहयोगी भी नहीं है। नायिका अकेली है और उसे वो झेलने के लिए अभिशप्त हो रही है। कहती है आगे कि बरसे मघा, बरसे मेघ चुवही नहीं नाहा, जिस प्रकार से मेघ से बारिश हो रही है, उसी प्रकार से उसी के साथ नायिका की आंखें भी बरस रही है। मेघ का बरसना और नायिका की आंखों का बरसना, दोनों में क्या साम्यता है कि ये मौसम जिसमें मेघ भी बरस रहा है और नायिका अपनी स्थिति के कारण रो रही है, उनकी आंखें भी बरस रही है। कि बरसे मेघ चुवही नैनाहा, छपर छपर होई रहे बिनु नाहा। छपर छपर चारों तरफ पानी पानी हो चुका है, लेकिन ये नाहा के बिना है। नाहा का मतलब होता है पति, नाह मतलब पति। कि ये रत्नसेन के बिना है। ये आंसू और ये बारिश दोनों को मिल करके ये ज़मीन फिर सन गई है। हर तरफ पानी पानी है, पर प्रियतम के आगमन की कोई सूचना नहीं है। वियोग जारी है नायिका की। इसीलिए यहाँ नायिका अपनी दशा का उल्लेख करती है। आगे वो कहती है कि कोरो कहाँ ठाठ नभ साजा। कोरो कहाँ, कोरो मतलब साधन। अब कौन सा साधन है जिस साधनों को लेकर के नए घर बनाए जाते हैं। नायिका कहती है कि अब कोई साधन नहीं है, शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है। सौंदर्य ढल चुका है, मांस गल चुका है, रक्त प्रवाहित हो चुका है, अब बचा ही क्या है। इसलिए नायिका कहती है कि कोरो नहीं, अर्थात कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे हम अपने शरीर को पुनः सुसज्जित करें, अपने जीवन को फिर से संवार लें। अब तो कुछ है ही नहीं सहयोग के तौर पर। कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, नया ठाठ कहाँ से साजें। और आगे वर्णन है कि तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। हे कंत, हे प्रियतम, तुम्हारे बिना छप्पर कैसे डाला जाए। तुम्हारे बिना दरअसल ये मौसम की जो विकृतियाँ हैं उसका सामना कैसे किया जाए, ये छाजन कैसे डाला जाए। इसलिए प्रियतम को उस अवस्था में वो बुला रही है, उसे याद कर रही है, उसके वियोग को झेल रही है। टेक के रूप में बड़ा ही सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि अवहु माया दृष्टि करी नाह निठुर घर आओ। हे निष्ठुर प्रियतम, अब भी लौट करके आ जाओ, हम पर अब भी कृपा करो। जो नायिका की दशा हो गई है, उस दशा पर किसी को भी दया आ जाए। इसलिए नायिका कहती है कि अब भी हम पर माया की दृष्टि करो, अब भी हम पर कृपा की दृष्टि रखो, अब भी हमें याद करो। और हे निष्ठुर प्रियतम, अब भी घर लौट कर आओ।
तो ये दशा शायद दुरुस्त हो जाए। आगे कहती है कि मंदिर उजाड़ होत है, ये गृहस्थी उजड़ रही है, ये मंदिर, ये घर उजड़ रहा है, ये परिवार उजड़ रहा है तुम्हारे अभाव में, और नभ के आए बसाओ, आकर के फिर नए सिरे से इसे बसाओ, इसे संभालो। इसीलिए ये जो गार्हस्थ्यिक प्रेम है नायिका नागमती का, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। अपने पति को लगातार वो बुला रही है, 12 महीने जो बीते। जिस शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने नायिका की दशा का उल्लेख किया है, ये बेहद खूबसूरत है। हिंदी साहित्य में शायद ये सबसे सफलतम प्रयोग है। इसके पहले तो विशलदेव रासों में इस शैली का प्रयोग किया गया था, पर जितनी सफलता जैसी को मिली है बारहमासा शैली में, संभवतः इतनी सफलता किसी और को नहीं मिली है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ भी जो भाषा है वो अवधि का लोक रूप है। जिस छंद का प्रयोग किया गया वो चौपाई और दोहा है, और इसमें भी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और कुल मिलाकर के आप देखें तो यहाँ जो वियोग है उसका वर्णन करते हुए नायिका अपने प्रियतम के आगमन के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उसे बुलाना चाह रही है, अपनी दशा का उल्लेख करना चाह रही है। तो आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। नागमती वियोग खंड में अब 2-3 पद और भी बचे हुए हैं। इस पद के पश्चात हम पुनः आपको पाठ्यक्रम के दूसरे हिस्से पर लिए चलेंगे। यह पाठ जो आप पढ़ रहे हैं ये बीए के लिए, एमए के लिए, और बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सारे पाठ्यक्रमों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप निरंतर इस सेवा को प्राप्त करेंगे, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे।